कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हमेशा की तरह आज के दिनांक की जो भी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उत्सव हैं, आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए इसको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होता है, जो भी इस पे क्लासेस होती हैं या वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाता है और आप भी कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15 अक्टूबर जो आज का डे, इस दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो देश दुनिया में हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज ही के दिन मुगल शासक और औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पता है आपको, बीजापुर एक जगह है। उसी चीज़ को लेके मुगल शासक और औरंगजेब के बीच में समझौता हुआ था और उस समझौते पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। किस दिन किया था? 1686 ईस्वी में। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांस और फ्रांस की सेनाओं के मध्य लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। 1806 ईस्वी में ये जो लड़ाई थी ये प्रारंभ हुई थी फ्रांस और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। इससे एक दिन पहले नेपोलियन ने 6 दिवसीय युद्ध में फ्रांस की सेना को पराजित किया था। बताइए, एक दिन पहले नेपोलियन से फ्रांस की जो सेना थी वो युद्ध में, 6 दिवसीय युद्ध में हार गई थी, पराजित हो गई थी, और फिर उसके बाद फ्रांस की सेना जो थी वो फ्रांस की सेना के मध्य फिर से लड़ाई चालू कर दिया था 6 दिन, एक दिन बाद ही। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। क्लियर हुआ आपको? कितने दिन तक 6 दिवसीय में नेपोलियन ने किसको हराया था? फ्रांस को। फ्रांस फिर किसके साथ एक दिन बाद किसके साथ युद्ध करने लग गया था? फ्रांस के साथ। कब किया था? 1806 ईस्वी में, आज ही के दिन 15 अक्टूबर के दिन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट हार के बाद निर्वासित जीवन व्यतीत करने 1815 को सेंट हेलेना द्वीप पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे ये? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो हार गए थे और उसके बाद, हारने के बाद वो निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए 1815 ईस्वी को सेंट हेलेना द्वीप गए थे। कहाँ गए थे? सेंट हेलेना द्वीप पहुंचे थे वो। कब? 15 अक्टूबर के दिन, आज ही के दिन। बात करें कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में 1866 को जबरदस्त आग लगने से 2500 मकान जलकर खाक हो गए थे। कहाँ पे? कनाडा में। आपको पता ही है, करेंटली आपको बात बता देता हूँ, कनाडा का जो है इंडिया के साथ, आप लोगों को अगर करंट अफेयर के साथ अपडेट होंगे तो आपको पता ही होगा कि इंडिया के साथ क्या स्थिति अभी चल रहा है। कनाडा का अभी इंटरनली बातचीत चल रहा है। 41 राजदूतों को यहाँ से निकालने की बात हुई थी, राजनयिकों को यहाँ से, पर उसमें से 1-2 ही अभी गए हुए हैं कनाडा के लिए, पर भारत 41 को निकालने की बात कर दिया था, बोल दिया था कि देश छोड़ दे। उसमें से 2 से 3 ही गए हैं। हालिया रिपोर्ट यही है, क्योंकि इंटरनली बातचीत इस पे चल रहा है कि स्थिति जो हो बेहतर हो जाए कनाडा और भारत के बीच में। यही था अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अल्फ्रेड ड्राइफस पर पेरिस में 1894 को मुकदमा आरंभ हुआ था। यह यहूदी मूल का फ्रांसीसी अफसर था जिस पर चलाए जाने वाला मुकदमा 19वीं शताब्दी में फ्रांस की बहुचर्चित घटना बन गई। कब की बात है ये? यहूदी मूल का फ्रांसीसी अफसर था जिस पर चलाए जाने वाला ये मुकदमा जो था 19वीं शताब्दी में फ्रांस की बहुचर्चित घटना बन गई थी। 19वीं शताब्दी आपको पता ही है, 19वीं शताब्दी में ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुई होगी ये जो घटना थी। अल्फ्रेड, उनका नाम जो था अल्फ्रेड ड्राइफस।
और कहाँ पे ये मुकदमा प्रारंभ हुआ था? पेरिस में हुआ था, 1894 में हुआ था, आज ही के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को 1917 में जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मार दी थी। ये बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, माता हारी इनका नाम था, और इनको 1917 ईस्वी में जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो गोली मार दिए थे। और किस आरोप में? जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में। और ये कहाँ की थी प्रसिद्ध नृत्यांगना? ये भी याद रखिएगा आप लोग, नीदरलैंड की थी। कहाँ की थी? नीदरलैंड की थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ष का 5वां उष्णकटिबंधीय तूफान लीवर्ड द्वीप के उत्तर में 1923 को आया था। कब आया था? 1923 को आया था। तूफान का नाम क्या था? लीवर्ड द्वीप के ऊपर से आया था, ये उष्णकटिबंधीय तूफान था। बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कुल्डिज ने 1924 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। किसको घोषित किया था इन्होंने? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था 1924 ईस्वी में, आज ही के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कि टाटा एयरलाइन जो कालांतर में एयर इंडिया बन गया की पहली उड़ान 1935 में भरी थी। कब भरी थी? 1935 में भरी थी। आपको पता है जो एयर इंडिया जो बनी थी ये टाटा एयरलाइंस थी पहले, फिर गवर्नमेंट ने इसको कालांतर कर दिया था और एयर इंडिया के नाम से ये जाना जाने लगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आ गया था। पर करेंटली फिर से ये टाटा एयरलाइंस ही बन गया है, मतलब टाटा ने इसको फिर से एक्वायर कर लिया है। एयर इंडिया के नाम से ही उड़ान भरेगी, ये नाम यही रहेगा, पर इसको टाटा ने फिर से एक्वायर कर लिया और टाटा इसको अब हैंडल करेगा। क्लियर हो गया? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे अभी रिपोर्ट भी आया है करेंटली, तो आप इसके बारे में और जो है वो डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ आएगी क्योंकि हमारे पास में ही माँ दुर्गा का भव्य पंडाल लगा हुआ है और पूजा नवरात्रि, आपको पता है नवरात्रि चलने स्टार्ट हो गए आज से 15 अक्टूबर से, तो थोड़ा सा साउंड आएगा, उसके लिए आप लोगों को एडजस्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आवाज़ नहीं आए, लेकिन इतना लाउड बजता है कि हल्का आवाज़ आ ही जाएगा। चलिए, आप लोगों की कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा राज्य को भारत में 1949 को सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था? 1949 को। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है और ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस्र की संसद ने सुएज नहर समझौते को 1951 में रद्द करने के फैसले पर मुहर लगाई थी। किसको? सुएज नहर समझौते को। कहाँ की संसद ने? मिस्र की संसद ने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने 1958 में मिस्र के साथ राजनयिक संबंध जो थे वो समाप्त कर दिए थे। कब समाप्त किया था? 1958 में। किसके साथ? मिस्र के साथ। अफ्रीकी देश, उस देश का क्या नाम था? ट्यूनीशिया। क्या नाम था? ट्यूनीशिया। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव की सेवानिवृत्ति ने 1964 के पूरे विश्व को चौंका दिया था। कब? 1964 में। सोवियत संघ वही रूस को बोलते हैं और उसके जो नेता थे निकिता ख्रुश्चेव, उनकी जो सेनानिवृत्ति थी वो पूरे विश्व को चौंका दिया था। बात करें अनवर सदत मिस्र के बारे में, ये राष्ट्रपति थे। 1970 को ये चुने गए थे। कहाँ के? मिस्र के ये राष्ट्रपति चुने गए थे 1970 में। इनका नाम था अनवर सदत। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने 1978 में पूर्वी कजाखस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे? पूर्वी क्षेत्र में। इस जगह का नाम था कजाखस्तान और यहीं पे रूस ने 1978 में जो था वो परमाणु परीक्षण किया था। उज्ज्वला पाटिल 1988 में पूरी दुनिया के
समुद्री यात्रा करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी थी। क्या बनी थी? पहली महिला ये समुद्री यात्रा करने वाली बनी थी। कहाँ की? एशिया की। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट जो भी आता है, जैसे मतलब प्रथम, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन वो पेपर में आते रहते हैं। तो थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। बात करें सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल से रिलेटेड जितने भी होते हैं, मतलब नोबेल शांति पुरस्कार, चाहे वो भौतिकी का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन आता ही है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी लेटेस्ट होते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, उस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश 1996 को बना था। कौन सा? फिजी। आपको पता है फिजी में हिंदी भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा बोला जाता है। वहां के मोस्टली लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। मोस्टली जो वहां के मूल निवासी हैं वो भी हिंदी बोलते हैं और हिंदी को समझते हैं। फिजी एक ऐसा देश है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरुंधति राय को 1997 में उनके उपन्यास द गाइड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। किस पुरस्कार के लिए? बुकर पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था। अरुंधति राय जी का जो उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए जो ब्रिटेन जो है उसका मतलब ब्रिटेन देश की सबसे प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है, जिसको हम बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस पुरस्कार से उनको उसके लिए चुना गया था, उनको अरुंधति राय जी को 1997 में, आज ही के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को 1998 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से। क्या नाम था इनका? फातिमा बी को। कब? 1998 में गरीबी उन्मूलन के लिए इनको चुना गया था। चीन ने 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाला DF-41 ICBM नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण 1999 को किया। जनरल जोसेफ रॉल अस्टन नाटो के सर्वोच्च वाइस कमांडर इसी दिन नियुक्त किए गए थे। किस दिन? 1999 को नियुक्त किए गए थे और आज ही के दिन नियुक्त किए गए थे। क्या नाम था उनका? जोसेफ रॉल अस्टन, नाटो के सर्वोच्च वाइस कमांडर नियुक्त किए गए थे। ये नाटो पता ही है, जैसे सोवियत संघ हम बोल देते हैं, उसी तरह नाटो एक संगठन है अमेरिका का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2006 में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया था। कहाँ पे प्रतिबंध लगाया था? उत्तर कोरिया पे प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों लियोनिड हॉर्विकेज, इरिक मस्कन और रोजर मायरसन को 2007 में प्रदान किया गया था। किस चीज़ के लिए? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए। मैं बोला था ना कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। अभी जो करंट 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में मैं जो करंट अफेयर का क्लास है 2 से 7 वाला, 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वाला, वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे किन को अवार्ड मिले हुए हैं वो सब कुछ उस क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ। अगर आपको वो क्लास नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में और साइड में जो आइकन आता है यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, इसी में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से भी उस क्लास को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने 2008 को CRR में 1% की कटौती की घोषणा की थी। अरविंद अधिक की उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनको? एक अरविंद अधिक को उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए, ठीक है, हाइट टाइगर के लिए
उनको वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार आपको अभी बताया था। कहाँ का, किस देश का सबसे फेमस पुरस्कार है यहाँ का। बात करते हैं ब्रिटिश लेखिका हिलरी मेंटन को 2012 में उनके उपन्यास विंग ऑफ द बॉडीज के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिलीपींस में 2013 को 7.2 तीव्रता वाले भूकंप से 215 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 215 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। करंटली आप बताइएगा कि जब से 2020 G20 शिखर सम्मेलन समापन हुआ है उस टाइम से अभी तक किस किस देश में भूकंप आया है? करंटली 2 देश में भूकंप आए हैं। इंडिया में भी उस दिन आया हुआ था, दिल्ली में आया हुआ था भूकंप, पर जहाँ पे जान माल के नुकसान हुए हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे जान माल के नुकसान हुए हैं? 2 हैं। इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं पिछली क्लास में डिस्कस किया हूँ उसके बारे में। ठीक है, अभी जो करेंटली आया है वो भी मैं डिस्कस किया हुआ था। आप देखिएगा 2 से 7 वाला जो वीकली करंट अफेयर का है उसमें आप देखिएगा। बात करते हैं 15 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि 15 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो मुगल शासक अकबर का जन्म 1542 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर के रचयिता मारियो गेलिनुजी पूजो का जन्म जो था 1920 में आज ही के दिन हुआ था। इतालवी कैथोलिक पादरी लुइजी जिउसानी का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन, जिनको शंकर का नाम बोला जाता है, उनका भी जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। कौन नहीं जानता है मिसाइल मैन को? अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता है? उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था 1931 में। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्म 1952 में आज ही के दिन मनाया जाता है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। भारतीय निर्देशक मीरा नायर जी का जन्म 1957 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि 15 अक्टूबर के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। तो मध्यकालीन भारत का एक विद्वान, साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि फैजी जी का निधन 1595 में आज ही के दिन हुआ था। एक कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन 1961 में आज ही के दिन हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी जी का निधन 1975 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का निधन 1999 में आज ही के दिन हुआ था। कंबोडिया के राजा नोरोदम सिनोक का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में बात करते हैं तो आज है विश्व विद्यार्थी दिवस। क्या है यार? विश्व विद्यार्थी दिवस है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस, जो है वो क्यों मनाया जाता है? कोई बता सकता है क्यों मनाया जाता है? अभी किसी का जन्म था, जन्म दिवस है, उसके बारे में मैं बताया हूँ। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। छात्र जो होते हैं देश के भविष्य, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनके लिए समर्पित इस दिवस को मनाया जाए और छात्रों की प्रशंसा की जाए। इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके जीवन से संबंधित प्रेरणादायक कहानियों से छात्रों को रूबरू कराया जाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व छात्र दिवस को मनाने का उद्देश्य छात्रों को महत्व देना और समाज में उनके महत्व को समझाना है। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं तो 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO ने शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 19वें जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। इसके बाद हर साल इसकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब किया गया था? 2010 में। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में बता देता हूं कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को
धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। साल 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वे इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम करते थे। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका क्या मतलब है और क्यों मनाया जाता है? इसको हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस बोलते हैं। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका, समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में भी मनाता है। यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए तो कृषि उत्पादन को 2.5% से लेके 4% तक बढ़ाया जा सकता है। अब इस दिन के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया। महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच, निर्णय लेने में भागीदारी, समान वेतन, उनके खेतों के लिए ऋण, बाजार और भूमि और पशु के लिए स्वामित्व में भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये मनाना स्टार्ट किया गया। और कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। क्या? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। और क्यों मनाया जाता है, कोई बता सकता है मुझे? तो मैं पहले ये बता दूं कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये हमें, जैसे अभी आपको बताता हूं कि 2019 में जो कोविड आया था, कोविड-19 महामारी ने हमें प्रभावी हाथ धोने के महत्व का एहसास कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ धोने के लिए समर्पित एक दिन होता है बीमारी से बचने के प्रभावी और उससे तरीके के रूप में साबुन से हाथ धोने के महत्व की वकालत करने के लिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अधिक लोगों को साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करता है और आग्रह करने का अवसर है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का इतिहास क्या है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा लोगों को साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक तरीकों को डिजाइन, परीक्षण और दोहराने के लिए की गई थी। पहला ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2008 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। पहले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे में दुनिया भर के 120 मिलियन बच्चों ने 70 देशों में साबुन से हाथ धोते हुए देखा। तब से हाथ धोने की इच्छा के पैराकारों ने इस दिन का उपयोग हाथ धोने, सिंक बनाने और नल लगाने और हाथ धोने की आवश्यकता को मजबूत करने के बारे में प्रचार करने के लिए किया। यह दिन सरकारी स्कूलों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों और अन्य सरकारों द्वारा प्रायोजित है। अब इसका हर साल कुछ ना कुछ थीम दिया जाता है। अब इससे महत्व क्या है? क्योंकि कई रोगाणुओं, बीमारियों का कारण बनते हैं। अगर हम अपने हाथ साबुन से साफ से नहीं धोते हैं तो खासकर खांसने, छींकने, बाथरूम का उपयोग करने और खाना खाने से पहले तो ये फैल सकते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का उद्देश्य समुदाय को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए सरल हाथ धोने का टिप्स दिखाता है। अब हाथ धोने के भी आसान तरीके हैं। अपने हाथों को बहते हुए पानी से गीला करें और एक तरह तरल या साफ साबुन बार बार लगाएं। झाग बनने के लिए अपने हाथों को आपस में रगड़ें। अपने उंगलियों, हथेलियों, अपने हाथों के पिछले हिस्से, कलाई, अपने उंगलियों के बीच और अपने नाखूनों के नीचे स्क्रब करें
तब तक धोएं जब तक साबुन का झाग खत्म ना हो जाए। अपने हाथों को तौलिए से सुखाएं बाद में। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हो गया? बस आज के लिए यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।